हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थर्ड पार्ट है। आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट करके रहेंगे। उसके बाद हम सिग्नल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें जो हमारे फैटी एसिड होते हैं, जो लिपिड होते हैं, उसके तीन मतलब दो टाइप का होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में हमारा सिंगल चेन होता है और सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड में हमारे डबल बॉन्ड होते हैं। अनसैचुरेटेड का हमारा दो पार्ट होता है, सिस और ट्रांस। सिस में हमारी बॉन्डिंग ईजिली हो जाती है, लेकिन हमारी ट्रांस में बॉन्डिंग नहीं हो पाती है स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो अगर सिस में हमारी बॉन्डिंग ईजिली हो रही है, इसका मतलब उसका जो फ्लूइडिटी नेचर है वो ज़्यादा है। फिर उससे कम हमारा ट्रांस में है और उससे भी कम हमारा सैचुरेटेड में है। आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा हमारी फ्लूइडिटी सिस में होती है, उससे कम हमारी ट्रांस में, और उससे भी कम हमारी सैचुरेटेड में। ठीक है, जो फ्लूइडिटी होती है वो बेंडिंग के कारण आती है। तो बेंडिंग के कारण आती है तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि जो सैचुरेटेड है उसमें बेंडिंग बहुत कम हो रही है। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मतलब जैसे सैचुरेटेड में हमारी बेंडिंग नहीं हो रही है तो उसके लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, मतलब उसमें मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ऐसे करके याद रखनी है। अब आपको देखना है कि जो फैटी एसिड होती है उसमें जो हमारे सैचुरेटेड है उसमें जो हमारी जो चेन होती है, जो हमारी चेन होती है फैटी एसिड की, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, ताकि उनमें ज़्यादा इंटरेक्शन हो। ठीक है, अब इसके लिए हमें ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिए रहता है, लेकिन इसकी फ्लूइडिटी हमारी कम होती है। ये हमारे सैचुरेटेड है। वाइल जो हमारे अनसैचुरेटेड है वो हमारे छोटे होते हैं साइज़ में, क्योंकि वहाँ तो डबल बॉन्ड ही दिखता है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन हमारी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम स्टेरॉल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। जो स्टेरॉल्स होते हैं उनको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। मैंने बताया था एनिमल्स में कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं एंड बैक्टीरिया में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं वो हमारे एम्फीपैथिक होते हैं। एम्फीपैथिक मतलब उनमें हमारा पॉजिटिव चार्ज भी होता है, उनमें हमारा नेगेटिव, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक दोनों होते हैं वो। ठीक है, तो एम्फीपैथिक का मतलब होता है वो पोलर एंड नॉन पोलर दोनों होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये हमारा कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है, जिसमें हाइड्रोफिलिक नेचर भी है, हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट भी है। ठीक है, ये हमारी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अगर फ्लूइडिटी ज़्यादा हो गई तो जो कोलेस्ट्रॉल रहेगा वो क्या करता है, वो लिपिड्स की जो लिपिड लेयर होती है, हमारी जो फैटी एसिड की चेन होती है, उसको हमारा क्लोज लेके आता है। ठीक है, अगर हमारी फ्लूइडिटी ज़्यादा हो गई, अगर वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो फ्लूइडिटी को वो डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है अगर फ्लूइडिटी ज़्यादा होती है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन से हमारा लिपिड इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, और हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हमारी पास आ जाती है, हमारी रिजिड हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से अगर फ्लूइडिटी कम हुई, जैसे ठंडे में अगर टेम्परेचर कम है तो ठंडे में हर चीज़ कैसे जम जाती है ना, तो वैसे ही अगर फ्लूइडिटी कम हुई, अगर चीज़ें जम रही है तो जो कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, और वो लिपिड जो हमारी फैटी एसिड चेन है उसको एक दूसरे से ढीला छोड़ देगा, और हमारी जो फ्लूइडिटी है वो मेंटेन हो जाएगी। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लूइडिटी के, ना कि इन्वर्सली। तो एक मिनट मुझे यहाँ पे सुधारने दो। तो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेशन होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है हमारे फ्लूइडिटी के। आगे हम चढ़ते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। जो लिपिड मूवमेंट होता है वो हमारी 4 वेज से होता है। ठीक है, लिपिड मूवमेंट कैसे, लिपिड बायलेयर में रोटेशनल होता है, हमारा फ्लेक्शन होता है, हमारा लेटरल डिफ्यूजन होता है, और हमारा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। ओके, अब हम आगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस हमारा ट्रांसलोकेटर पे आता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि सेल बायोलॉजी में बहुत चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, तो रोटेशनल आ गया, हमारा फ्लेक्सोन आ गया, हमारा लेटरल आ गया। रोटेशनल में मतलब वो अपनी जगह पे घूम रहा है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके, जैसे हमारी अर्थ घूमती है। फ्लेक्सोन मतलब वो ऐसे ऐसे ऐसे, वेट अ मिनट, जो फ्लेक्स है ना, जो हमारा रोटेशनल है वो ऐसे करके घूम रहा है अपनी पोजीशन पे। जो फ्लेक्सॉन है वो हमारा ऐसे 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 करके घूम रहा है। ठीक है, लेटरल डिफ्यूजन मतलब वो यहाँ से उठ रहा है और फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ से उठ रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, लेटरल डिफ्यूजन में ये होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा होता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में होता है हमारी
जो बाई लेयर होती है तो वो एक लेयर से उठ के दूसरे लेयर में आ रहा है, मतलब एक लेयर से उठ के हमारे दूसरे लेयर में अपोजिट पोजीशन में आ रहा है, उसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। मतलब आउटर लीफलेट से इनर में या इनर से आउटर में जा रहा है, ठीक है। और ये होता है हमारे प्रोटीन्स की वजह से, जिनको हम ट्रांसलोकेटर्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आता है कि जो ट्रांसलोकेटर है वो कौन से मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वो हमारे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे इनर लीफलेट से आउटर लीफलेट में जा रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लिपोज, जिसमें हमारी एटीपी यूज़ होती है। वाइल जब हमारे दोनों साइड में मूवमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं स्क्रैम्बलेज, जो भी इम्पॉर्टेंट है। जब हमारे आउटर से इनर में आता है उसको हम बोलते हैं फ्लिपेज। अब आपको ये फ्लिपोज और फ्लिपेज कैसे याद करना है, स्क्रैम्बलेज तो आप याद कर लोगे कि दोनों साइड मूवमेंट हो रहा है, लेकिन हमारा फ्लिपेज एंड फ्लिपोज कैसे याद करोगे। अब जब हम इनर से आउटर में ले जा रहे हैं, आउटर में ओ आ रहा है, ठीक है। जब हम ओ की तरफ जा रहे हैं तो हमारा फ्लिपोज आएगा, ठीक है। और जब हम अंदर आ रहे हैं तो उसमें हमारा फ्लिपेज, मतलब इनर में आ रहे हैं तो हमारा फ्लिपेज आ जाएगा। तो आपको ओ ओ आई आई से याद रखना है। सो ये ईजिली हो जाएगा, जो कि हमारा ट्रांसलोकेटर की वजह से होता है। नाउ हम आगे बढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर कोई बैक्टीरिया है वो अंटार्कटिका में रह रहा है, ठीक है, -15 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो वो अंटार्कटिका में रह रहा है तो मतलब उसकी जो लिपिड्स है वो क्लोज होगी, ठीक है। लिपिड क्लोज है तो मतलब हमें फ्लूइडिटी को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लूइडिटी को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि वो जम जाएगा। और उसमें हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत ही ज़्यादा है। अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। और मैंने अनसैचुरेटेड के बारे में क्या पढ़ाया था, जो अनसैचुरेटेड होते हैं उनमें हाई फ्लूइडिटी होती है, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट उनका बहुत ही लो होता है, ठीक है। अब मान लो हम उस बैक्टीरिया को हम दिल्ली में लेके आए, ठीक है। अब दिल्ली में हम लेके आए तो वो उसके बारे में हमने क्या बताया है कि कैन अडेप्ट 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सैचुरेटेड कंटेंट मोर एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। कि अगर जब हम उसे दिल्ली में लेके आएंगे तो हमें उसका जो सैचुरेटेड कंटेंट है उसको हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सैचुरेटेड कंटेंट इंक्रीज़ होगा तो हमारी जो फैटी एसिड जो लॉन्ग चेन है वो खुद पे खुद इंक्रीज़ हो जाएगी सैचुरेटेड फैटी एसिड को करके, क्योंकि जो सैचुरेटेड रहते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो ज़्यादा होता है और उनकी फ्लूइडिटी बहुत ही कम होती है, ठीक है। क्योंकि वो दिल्ली में आके पिघल जाएगा तो हमको सैचुरेटेड फैटी एसिड लाने पड़ेंगे क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है और उनकी फ्लूइडिटी कम होती है। तो जो लिपिड्स मेल्ट होगा सो सैचुरेटेड कंटेंट को हम इंक्रीज़ करेंगे और जो कोलेस्ट्रॉल है उसको भी हम इंक्रीज़ करेंगे जिससे हमारी फ्लूइडिटी को रिड्यूस हो सके, ठीक है। तो हम फैटी एसिड हम अपने कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेंगे। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है टेम्परेचर बेस्ड तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है घोस्ट आरबीसी पे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो घोस्ट आरबीसी होते हैं वो घोस्ट आरबीसी उनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आरबीसी होते हैं उनसे हम उनका सारा कंटेंट रिमूव कर सकते हैं क्योंकि उनमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ठीक है। और हम उसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं और उसमें हमारी सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बचा के रखते हैं। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें हमारा ग्लाइकोफोरिन ए प्रोटीन होता है। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ग्लाइकोफोरिन ए प्रोटीन होता है। ये क्वेश्चन आता है। अब जो सेल है जब हम उसको सॉल्ट में डालेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो सॉल्ट सोल्यूशन में जो हमारा सॉल्ट होगा वो कम होगा और वाटर हमारा ज़्यादा होगा, जिससे हमारी ऑस्मोसिस हो जाएगी। क्योंकि सेल के अंदर हमारा जो आरबीसी है उसके अंदर वाटर कंटेंट कम होता है और सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इससे ऑस्मोसिस आ जाती है, ठीक है। लेकिन अब सॉल्ट कंटेंट उसमें ज़्यादा है तो पानी उसमें बहुत ज़्यादा अंदर जाता रहता है सेल के अंदर और कुछ टाइम के बाद हमारी जो सेल है वो बर्स्ट हो जाती है, ठीक है। और इस सेल को हम हाइपोटोनिक सेल बोलते हैं, ठीक है। ऑल कंटेंट रिमूव फ्रॉम द सेल। अब सेल बर्स्ट हो जाएगी तो सारा कंटेंट रिमूव हो जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम हेमोलाइसिस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था इसमें कि हमें हमारी जो आरबीसी है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमारा ग्लाइकोफोरिन ए प्रोटीन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो आरबीसी रहते हैं वो चूज बिकॉज नो सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट, सो प्रेजेंस ऑफ प्योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नो मिक्सचर। हम आरबीसी को इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कोई सेल ऑर्गेनल नहीं होता और जो सबसे ज़्यादा स्पेस जो हमारा न्यूक्लियस घेरता है वो भी नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। हमने कोलेस्ट्रॉल पढ़ लिया, हमने लिपिड्स पढ़ लिया, हमने फैटी एसिड सब पढ़ लिया है। अब हम प्रोटीन चलते हैं, ठीक है, जो हमारा सेकंड नंबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है। जो प्रोटीन्स होते हैं मैंने बताया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक जो रहता है वो बाहर प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है।
एक्सट्रिंसिक को हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोलते हैं। जो हमारे इंट्रिंसिक होते हैं, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए रहते हैं, उनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उनको हम साइटोप्लाज्मिक डोमेन, तो हमारा जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो होता है, इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके दो डोमेन होते हैं, एक साइटोप्लाज्मिक, जो साइटोप्लाज्म की साइड रहता है उसको हम साइटोप्लाज्मिक डोमेन कहते हैं, और जो हमारा बाहर की तरफ रहता है उसको हम एक्सोप्लाज्मिक डोमेन बोलते हैं। ठीक है, और इनके बीच में हमारा हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से जो डरते हैं वैसा इंट्रैक्शन होता है। और जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो हमारी एम्फीपैथिक होते हैं, मतलब वो हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रल हमारे एम्फीपैथिक होते हैं, वाइल जो हमारे एक्सट्रिंसिक होते हैं उनमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का इंट्रैक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होता है वो दो टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट। ठीक है, अल्फा हेलिक्स हमारे मैक्सिमम पाए जाते हैं बॉडी में। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं उनके पास बीटा बैरल स्ट्रक्चर होता है और उनमें अल्फा हेलिक्स भी होता है, जो मैंने अभी बता दिया है। जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जब वो लिपिड्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो थायोएस्टर और थायोईथर बॉन्ड से इंटरेक्ट करते हैं और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड से भी इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, इन तीनों बॉन्ड से वो इंटरेक्ट करते हैं। जो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अल्फा हेलिक्स के बारे में। जो अल्फा हेलिक्स होता है वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन तभी बन सकता है जब उसके बाद 20 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होंगे। 20 हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड नहीं है मतलब वो अल्फा हेलिक्स नहीं है। अब प्रोटीन जो होता है वो जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है वो हमारे सिंगल पास और मल्टीपल पास मतलब क्रॉस बहुत तरीके से कर सकता है। सिंगल पास इसको बोलता है, मल्टीपल पास इसको कहते हैं। ठीक है, सिंगल पास में हमारा आ जाता है ग्लाइकोफोरिन, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, सिंगल पास दिखाता है। वाइल जो हमारे मल्टीपल पास है वो GPCR, जो हम आगे पढ़ेंगे, वो 7 टाइम पास करते हैं। ठीक है, जो ग्लाइकोफोरिन है वो 1 टाइम पास करता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब जो प्रोटीन है उनसे हमारे जो चार्ज और मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर बाहर बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट भी कर सकते हैं। अब आता है एक हमारा स्पेक्ट्रम प्रोटीन। जो स्पेक्ट्रम प्रोटीन रहता है वो हमारा RBC में प्रेजेंट होता है, वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। ठीक है, अब ये सेल शेप को मेंटेन करता है और एक टाइप का एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो RBC में प्रेजेंट होता है। आपको इतना ध्यान देना। अब जो बीटा शीट है, बीटा शीट के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। जो बीटा शीट है वो भी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, बीटा बैरल प्रोटीन के बने होते हैं। ये बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब सारी चीज़ों में हमारे बीटा शीट प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया के माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। जो बीटा बैरल प्रोटीन रहते हैं उनके जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड रहते हैं वो हमारे आउटसाइड इन्वायरमेंट की तरफ होते हैं, वाइल जो पोलर अमाइनो एसिड रहते हैं वो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ में पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखनी है, हाइड्रोपैथी प्लॉट। हाइड्रोपैथी प्लॉट पे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो जो अमाइनो एसिड रहते हैं वो नॉन पोलर सॉल्यूशन में अगर हम उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, तो जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हमें रिमूव करना है। ठीक है, अगर हमने नॉन पोलर सॉल्यूशन में ही अपने अमाइनो एसिड्स को मिक्स कर दिया है तो इसमें एनर्जी यूज़ होती है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, मतलब ये खुद से नहीं होता है, और हमारा जो डेल्टा G होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसमें एनर्जी यूज़ हो रही है। वाइल अगर हम अपने अमाइनो एसिड्स को नॉन पोलर सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं और हमको पोलर मॉलिक्यूल्स रिमूव करने हैं तो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स खुद पे खुद रिमूव होते जाएंगे, इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता और डेल्टा G हमारा नेगेटिव होता है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। आपको बस इतना ध्यान देना है। ठीक है, अब आता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, अभी तक हमने ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में पढ़ा जो कि अल्फा एंड बीटा थे। अब है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में। जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन रहते हैं वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच रहते हैं। ये आपको ध्यान देना है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच होते हैं। ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है, बाहर की तरफ है। फैटी एसिड प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ लिपिड। जो लिपिड होते हैं उनके प्लेस पे फैटी एसिड की चेन दिखती है, ये प्रोटीन से अटैच होते हैं और अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है जिससे अमाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है, अमाइड बॉन्ड। ठीक है, इसमें हमारा एग्जाम्पल आ गया मिस्टिक, पाल्मिटिक, जो कि मैंने आगे पढ़ाया था मप्सा। ठीक है, ये हमारा प्रोटीन का ख़त्म होता है पार्ट यहाँ पे।
ये हम पढ़ लेते हैं थोड़ा कार्ब्स के बारे में। जो कार्ब्स रहते हैं अटैच टू अदर मॉलिक्यूल, लिपिड और प्रोटीन, जो हमने पढ़ा नहीं था अभी तक, जो मैंने बताया था। जो कार्ब्स रहते हैं वो अकेले प्रेजेंट नहीं होते, या वो लिपिड के साथ प्रेजेंट होंगे ग्लाइकोलिपिड के उसमें, या प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होंगे अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन के उसमें, ठीक है। ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में प्रेजेंट रहते हैं, बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये डिफरेंट सेल से इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ये ब्लड ग्रुप जब हम ब्लड ग्रुप अपना फाइंड आउट करते हैं, तब ये कार्ब्स ही हमारे हेल्प करते हैं, क्योंकि आरबीसी में भी हमारे कार्ब्स होते हैं, ठीक है। अब जो ये आरबीसी में जो ये कार्ब्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है ये इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हमारा गैल आता है, फिर हमारा एन एसिटाइल एमाइनेज आता है, फिर गैल, फिर हमारा ग्लूकोज आता है, ठीक है। और फ्रक्टोज से अटैच ही रहता है। अगर यहाँ पे फ्रक्टोज अटैच है तो यहाँ पे हमारा 0 एंटीजन होता है, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रक्टोज अटैच है तो हमारा 0 एंटीजन है। अगर इफ़ गैल अटैच है तो गैल को क्या बोलते हैं हम, एन एसिटाइल एमाइनेज, तो हमारा ए एंटीजन प्रेजेंट है। अगर हमारा गैल से गैल ही अटैच है तो हमारा बी एंटीजन प्रेजेंट है। तो आपको याद क्या रखना है, अगर गैल से फ्रक्टोज अटैच है तो 0 एंटीजन मतलब ओ एंटीजन, मतलब ओ ब्लड ग्रुप। अगर हमारे गैल से यहाँ पे हमारा एन एसिटाइल एमाइनेज होगा तो एन एसिटाइल एमाइनेज मतलब एसिटाइल मतलब ए, तो हमारा ए एंटीजन होगा। अगर हमारा गैल से गैल ही होगा तो हमारा बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। और हमारा जो फ्लूकोज है वो फ्रक्टोज नहीं है, वो हमारा फ्लूकोज है, उसको वो हमारा ऑलवेज अटैच रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगर गैल से यहाँ पे हमारा कुछ भी अटैच नहीं है तो 0 ओ एंटीजन। अगर ए एसिटाइल जुड़ा हुआ है, ए से एसिटाइल, तो ए एंटीजन। अगर गैल से गैल है तो बी एंटीजन, ठीक है। फ्लूकोज ऑलवेज अटैच रहता है इन ग्लूकोज, ठीक है। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप में हेल्प करता है, जो हमारे कार्ब्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट होता है। आगे वाले सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। तब तक के लिए वीडियो शेयर लाइक ज़रूर करें।